स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। राजस्थान बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। आरबीएसई की 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द हुई हैं। गहलोत सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट की बैठक हुई, मंत्रिपरिषद की बैठक हुई और उसके बाद यह खबर सामने आई। छात्र हित में लिया गया फैसला, यह कहना है शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का। उन्होंने बैठक के बाद जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना से जिस तरह के हालात बने उसे देखते हुए 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं नहीं करवाई जाएंगी। बैठक में बोर्ड परीक्षाओं को निरस्त करने के बाद रिजल्ट तैयार करने के विकल्पों पर भी चर्चा हुई है। हालांकि अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि बोर्ड किस आधार पर छात्रों के रिजल्ट तैयार करेगा। ट्रांसपोर्ट पूरी तरीके से नहीं खुल जाता है तब तक किसी भी टीचर को जो बाहर से आता है उसको वो शाला प्रधान उसको कंपेल नहीं कर सकता है, क्योंकि काफी ऐसे टीचर हैं जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य, जब सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट खुल जाएंगे और लॉकडाउन के हिसाब से जब ऑफिसेज खोलने की जितने प्रतिशत की छूट सरकार के द्वारा दी जाएगी उतनी प्रतिशत शाला के अंदर टीचर आएंगे, शेष को दूसरे कार्य में लगाया जाएगा। इसलिए 10वीं और 12वीं की जो एग्जाम्स कैंसिल की गई हैं उसके बारे में जल्दी हम मेथड तैयार करके और जो बच्चे पढ़े हैं उनका किस प्रकार से मार्किंग होगी 10वीं और 12वीं की वो तय करके यानी सर ये और बताएं। नहीं होंगी, ये कैंसिल का मतलब यही मान। कैंसिल का मतलब ये है कि परीक्षाएं नहीं होंगी, लेकिन जैसे सीबीएसई ने ये कहा है कि अगर कोई बच्चे उससे हमारी मार्किंग से संतुष्ट नहीं होंगे तो फिर सामान्य स्थिति होने पर कोरोना खत्म होने के ऊपर उसके ऊपर विचार किया जा सकता है। और कोरोना काल की परिस्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार ने परीक्षाओं को इस साल नहीं कराने का निर्णय लिया। सरकार के इस निर्णय के साथ ही विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों की प्रतिक्रियाएं भी आने लगी। बीएससी ने अपने 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की परीक्षाओं को रद्द किया और उन्हें प्रमोट करने का फैसला किया। तो इसके बाद अब राजस्थान सरकार ने भी प्रदेश में 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। करीब 21 लाख विद्यार्थियों को इस साल परीक्षा नहीं देनी होगी और 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए अब विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र पर नहीं जाना होगा और साथ ही में इन परीक्षाओं को अब यहां पर आयोजित नहीं किया जाएगा और प्रमोट किया जाएगा विद्यार्थियों को। इस फैसले को लेकर के विद्यार्थियों का क्या कुछ कहना है और क्या कुछ उनका रिएक्शन है? सर दिक्कत तो आएगी क्योंकि एक कंटिन्यूटी होती है ना एग्जाम की, तो वो टूट जाएगी कहीं ना कहीं, क्योंकि पहले दोनों की दोनों लेवल पे कि हाँ वो एग्जाम होगा ही, तो वो तो पढ़ाई हो ही रही थी, साथ साथ बाकी भी हो रही थी, लेकिन इसके ना होने से कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी नहीं रहेगी। अब कंटिन्यूटी नहीं रहेगी। क्या कहोगे आप, कौन सी क्लास में? 12th क्लास में। ये इस फैसले को आप कैसा देख रहे हो कि परीक्षाएं रद्द हो गई है, प्रमोट किया जा रहा है? आप लोग यही उम्मीद कर रहे थे, अभिभावक भी यही उम्मीद कर रहे थे, क्या कहना है? मेरी उम्मीद तो ये थी कि एग्जाम होने चाहिए थे, क्योंकि हमारी जो मतलब आगे यूनिवर्सिटी में या फिर कॉलेज में किसमें भी एडमिशन लेना है वो 12th के बेसिस पे, 12th के परसेंटाइल के बेसिस पे ही मिलेगा। और थर्ड वेव कहीं ना कहीं बच्चों के लिए खतरनाक है, किशोरों के लिए खतरनाक है, इसलिए आज से प्रमोट का फैसला ठीक है। वैसे तो ठीक है सरकार का फैसला, क्योंकि जिस हिसाब से तीसरी लहर आ रही है उसका कोई मतलब नहीं, मतलब उससे इतना खतरा है जान को कि पूछो। और हमें बस ये चाहिए कि हमें मार्क्स किस अकॉर्डिंग मिलेंगे और हमें कॉलेज में एंट्री मतलब कॉलेज में हमारा वो हो जाएगा क्या। 10वीं 12वीं की अब चिंता ये है कि अब आगे किस तरह से आपका असेसमेंट होगा, किस तरह का मूल्यांकन होगा? हाँ, ये पूछना चाहते हैं सरकार से कि हमें किस तरीके से हमें कॉलेज में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, और कि हमें ना मार्क्स किस अकॉर्डिंग मिलेंगे। मार्क्स किस अकॉर्डिंग मिलेंगे, ये भी आप लोग की टेंशन है? यस सर। क्या बोलेंगे? सर, ये सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने काफ़ी अच्छा फैसला लिया है हमको प्रमोट करने का, लेकिन साथ ही साथ जो जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी 12th के लिए और जो कुछ अच्छा करना चाहते थे उनके लिए ये मौका एक मतलब काम नहीं आएगा।
तो इस बारे में सरकार को भी सोचना चाहिए कि उनको किस तरीके से कॉलेजों का डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए और कैसे उनके फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। सरकार का बहुत शानदार निर्णय है, क्योंकि हम लोग पिछले 1 महीने से लगातार सरकार से, केंद्र सरकार से, दोनों सरकारों से मांग कर रहे थे कि 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम रद्द किए जाए। इसका सबसे बड़ा कारण था स्वास्थ्य और सुरक्षा, जिसको विशेष रूप से प्राथमिकता देनी चाहिए थी, और उसको आज केंद्र सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी प्राथमिकता दी है। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं और सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि भाई बच्चों को जिस प्रकार से आप लोगों ने प्रमोट करने का निर्णय लिया है, उसको भी थोड़ा सरल प्रक्रिया अपनाकर बच्चों को प्रमोट करने की प्रक्रिया को आगे अपनाएं। तो यहाँ पर तमाम अभिभावकों और विद्यार्थियों से बात की है, जो 10वीं और 12वीं कक्षाओं के छात्र हैं उनसे भी बात की है, जिनका ये कहना है कि सरकार का जो परीक्षाएं रद्द करके और प्रमोट करने का जो फैसला है वो स्वागत योग्य है, क्योंकि ऐसे कोविड काल में कि जब विद्यार्थियों के लिए उनके स्वास्थ्य की चिंता यहाँ पर अभिभावकों को भी बेहद ज़्यादा है और खतरे की लहर अभी गई नहीं है, तो ऐसे में ये निर्णय बेहद ठीक बताया है अभिभावकों ने और विद्यार्थियों ने भी इसका जम करके स्वागत किया है। हालांकि एक मन में उनके ये बात जरूर है कि किस तरह का जो असेसमेंट है वो यहाँ पर किया जाएगा और उन्हें किस तरह से प्रमोट किया जाएगा, ताकि उनको आगे जाकर के फ्यूचर में किसी तरह की जो परेशानियां हैं वो सामने नहीं आ सके। महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। और बड़ी खबर मिल रही है, सिरोही में शराब तस्करी के मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। कार्रवाई के बाद अब पुलिस पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस मुख्यालय ने नाराजगी जताई। डीजीपी लाठर ने विजिलेंस शाखा को जांच सौंपी है। डीआईजी स्तर के अधिकारी जांच करेंगे। दरअसल एसपी पर जो आरोप लगे हैं उसकी जांच की जाएगी। एडीजे माफ कीजिएगा, बीजू जॉर्ज जोसेफ के निर्देशन में डीआईजी सत्येंद्र सिंह जांच करेंगे। और जयपुर से सहयोगी सौरभ गृहस्थी और सिरोही से सहयोगी प्रतीक इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। सबसे पहले सौरभ, आपके पास आ रहा हूं, क्या संदिग्ध माना जा रहा है? देखिए, आपको ध्यान होगा हाल के दिनों में, पिछले दिनों 5 जिलों की आबकारी पुलिस ने सिरोही में अवैध शराब की तस्करी का भंडाफोड़ किया था और स्थानीय आबकारी विभाग और पुलिस को इस पूरे ऑपरेशन से अनजान रखा गया था। उसी समय से आबकारी विभाग जो सिरोही है और स्थानीय पुलिस है उस पर मिली भगत के आरोप जो है लग रहे थे कि वे जो लोग हैं वो शराब की जो अवैध तस्करी है वो गुजरात जो है वो करवाते हैं। इस प्रकार के आरोप जो है वो लग रहे थे। तो इस मामले में जब ये पूरा मामला सामने आया और पुलिस को इस पूरे ऑपरेशन से दूर रखा गया, तो इस प्रकार की चर्चाएं चली कि एसपी और स्थानीय पुलिस की मिलीभगत हो सकती है, और जिसके बाद पुलिस मुख्यालय में गहरी नाराजगी जो है वो देखने को मिल रही थी। और उसके बाद अब जाकर डीजीपी एमएल लाठर ने इस पूरे मामले की जांच जो है वो विजिलेंस शाखा को सौंपी है कि क्या पुलिस की इस पूरे मामले में मिलीभगत है, अवैध शराब की तस्करी जो होती है उसमें सिरोही पुलिस की क्या कुछ भूमिका है, उसकी जांच जो है वो अब की जाएगी। एडीजी विजिलेंस जो है बीजू जॉर्ज, उनके निर्देशन में जो है वो पूरी जांच होगी और डीआईजी सत्येंद्र सिंह को आरोपी की जांच जो है वो सौंपी गई है। तो अब चूंकि बहुत गंभीर मामला जो है वो हुआ था, इस लिहाज से इसकी जांच भी अब जो है वो शुरू हो चुकी है। जी प्रतीक, आपसे जानना चाहता हूं कि अब जब ये खबर सामने आई है कि जांच होगी पुलिस की भूमिका को लेकर जिसे संदिग्ध माना जा रहा है, किसी तरह की बॉडी लैंग्वेज चेंज हुई है सिरोही पुलिस की? बिल्कुल बताना चाहूंगा, सॉफ्ट मिल की मामला सिरोही का है। जब यहाँ पर जो तस्करी को लेकर जब ये मामला उपजा तो यहाँ पर दबिश दी गई जिसमें 5 करोड़ की शराब पकड़ी गई। लेकिन आज की बात करो तो आज एक ऑडियो वायरल हुआ है जो एक कांस्टेबल ने हेड कांस्टेबल के नाम पैसे लेने की बात कही गई थी, जिसमें एसपी के द्वारा वो पैसा मांगा जा रहा था, जिसको लेकर हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट करके मुख्यमंत्री को यानी कि ज्ञापन भी दिया था और ट्वीट भी किया था, जिसको लेकर आज जो है डीजीपी एमएल लाठर ने विजिलेंस को टीम की जांच सौंपी और इस पुलिस की पूरी भूमिका संदेह के घेरे में आ रही है और आबकारी विभाग सिरोही की भी। इससे कहीं ना कहीं साफ तौर से साबित होता हुआ ये नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं इनकी मिली भगती थी और इसके जांच में इनके तथ्य सामने आने की पूरी जानकारी मिल रही है। जी चलिए सौरभ, आपके पास आ रहा हूं मैं। क्या जांच के लिए और जांच रिपोर्ट देने के लिए कोई टाइम फ्रेम भी दिया गया है? टाइम फ्रेम अभी उसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन बहुत जल्द ही जो है वो इस पूरे मामले की जांच जो है वो
विजिलेंस टीम को जो है वो करनी है, क्योंकि मामला बेहद गंभीर है और काफी सुर्खियों में रहा था कि किस प्रकार से वहां पर मिलीभगत होकर अवैध शराब जो है वो गुजरात सप्लाई होती है। तो उसको लेकर काफी नाराजगी थी, और जिस प्रकार से कांस्टेबल का ऑडियो वायरल हुआ है और उसमें जिस प्रकार से बातचीत सामने आई है, जिसके बाद और भी ज्यादा जो है वो पूरी। चलिए, शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां कहां गई और आज कहां है। और आपको मिलवाते हैं चूरू के छोटे से गांव के एक छोरे से जिसने कमाल किया है। फेसबुक की गलती पकड़ी, इनाम के तौर पर फेसबुक से 1,10,000 का इनाम पाया। चूरू के लाल का कमाल, वेब सिक्योरिटी में बड़ा धमाल। फेसबुक की गलती कृष्ण ने पकड़ी, फेसबुक से मिला बड़ा इनाम। भी कोई यूजर फेसबुक पेज पे अपॉइंटमेंट बुक करता है तो उसके प्राइवेट नंबर हैं, फ़ोन नंबर जो पेज एडमिन को हैं, लीक हो रहे थे। तो मैंने ये त्रुटि फेसबुक वालों को बताई 3 मई को, और उन्होंने इसको स्वीकार किया और अभी उन्होंने फिक्स भी किया है इसको, और इसके लिए मुझे 1,10,000 रुपये अवार्ड के तौर पे दिए गए। जी हाँ, चूक बड़ी थी जिसका फायदा उठा हैकर्स। यूजर्स की पर्सनल जानकारियां और उनके फ्रेंड्स की डिटेल्स हासिल कर सकते थे, लेकिन सही समय पर चूरू के रहने वाले लाल ने फेसबुक की बड़ी गलती को पकड़ लिया और बकायदा फेसबुक को सबूत समेत इसकी जानकारी भी दी। सही समय पर फेसबुक ने एरर को फिक्स किया और मोलीसर गांव के रहने वाले 24 साल के छात्र कृष्ण कुमार सिहाग को 1,10,000 के इनाम से सम्मानित भी किया। इसमें मेरी रुचि शुरुआत से रही है और मैं वेब सिक्योरिटी रिसर्चर बनना चाहता था, जबकि मेरी आईटी फील्ड में कोई डिप्लोमा या डिग्री नहीं है। घर के आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं बाहर जाकर कुछ इस क्षेत्र में अध्ययन कर पाऊँ। अब कृष्ण कुमार की उपलब्धि से उसके घर वाले ही नहीं, गांव के लोग भी काफी खुश हैं। मोबाइल से और ये छोटे छोटे गलतियां निकालता फेसबुक से, और फेसबुक से गलतियां निकालने से उसको भी फायदा हुआ और फेसबुक वालों को भी फायदा हुआ है। इसकी उपलब्धि को सुनकर के बड़ा खुश हुआ। लगभग 4 वर्ष पहले भी इसने एक कोई फेसबुक तकनीक के बारे में सुझाव दिया था फेसबुक को, और इसके सुझाव से फेसबुक कंपनी की तरफ से इसको 1,00,000 रुपये के इनाम दिया गया था, और इसके बताए अनुसार सुधार भी किया गया कि इसमें यह सुधार कर दिया जाए तो यूजर्स को बड़ा लाभ होगा। इस समय भी कोई मई महीने के शुरुआत में कृष्ण के द्वारा जो सुझाव फेसबुक को दिया गया वो स्वीकार किया फेसबुक ने, और इसमें सुधार करने की वो सिफारिश मान ली। जो सदुपयोग है वो ही किया है मोबाइल का, और समय के साथ साथ उसने इसकी गहराई में जाकर के इस प्रकार की खामी निकाली है जो जान करके मुझे भी बहुत प्रसन्नता हुई है। दरअसल कृष्ण कुमार ने कभी कोई कंप्यूटर का कोर्स नहीं किया। जो कुछ भी सीखा है खुद से, मोबाइल इंटरनेट की मदद से, लेकिन अब उसके हौसले बुलंद हैं और वेब सिक्योरिटी के क्षेत्र में अपना नाम कमाना चाहता है। चूरू से न्यूज़ 18 के लिए मनोज शर्मा की रिपोर्ट। RIL का कोरोना सुरक्षा कवच, रिलायंस फाउंडेशन की बड़ी पहल। कोरोना से मौत पर
10 लाख की सहायता। 5 साल तक परिजनों को सैलरी मिलेगी। बच्चों को मुफ्त शिक्षा की सुविधा, ग्रेजुएट होने तक फ्री हेल्थ इंश्योरेंस भी। बड़ी खबर है, रिलायंस फाउंडेशन की ये बड़ी पहल। अगर कोरोना से मौत होती है तो 10 लाख की सहायता की जाएगी। साथ ही उसके परिवार वालों को 5 साल तक की सैलरी भी दी जाएगी। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां कहां गई और आज कहां है। और अब दें इजाजत, नमस्कार।